गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपका लेसन नंबर 2 शुरू करें। ये लेसन नंबर 2 का 19वां वीडियो है। सॉल्यूशन लेसन का नाम है। आज पढ़ेंगे हम असामान्य द्रव्यमान। असामान्य द्रव्यमान का मतलब है कि किसी भी यौगिक का द्रव्यमान या तो अधिक हो सकता है या कम हो सकता है। ये कम और अधिक कैसे होगा? कोई भी विलयन है उसका द्रव्यमान या तो अधिक प्राप्त होगा या आपको कम प्राप्त होगा। देखो, जब कोई विलय विलायक में घुल जाए या विलय का संगुणन हो जाए। क्या हो भाई? देखो, या तो विलय है जो विलायक में घुल जाए या फिर विलय का संगुणन हो जाए तो द्रव्यमान या तो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। या तो द्रव्यमान कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। देखो, द्रव्यमान असामान्य द्रव्यमान का मतलब है कि भाई विलय का संगुणन और विलय का वियोजन। विलय का संगुणन और वियोजन। भाई संगुणन का मतलब है जुड़ना और वियोजन का मतलब है टूटना। समझ आ रहा है आपको? संगुणन का मतलब है जुड़ना और वियोजन का मतलब है टूटना। देखो, यदि विलय का संगुणन या फिर वियोजन नहीं होता है तो द्रव्यमान जैसा का तैसा ही रहता है, ये कम या अधिक नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, जब विलय का विलायक में संगमन हो जाए या फिर विलय का विलायक में वियोजन हो जाए तो फिर द्रव्यमान या तो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। इसे ही हम कहेंगे असामान्य द्रव्यमान। क्या कहेंगे भाई? असामान्य द्रव्यमान कहेंगे। सुन लो एक बार ध्यान से। जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय का वियोजन या संगुणन होने पर द्रव्यमान या तो निम्न प्राप्त होगा या फिर उच्च प्राप्त होगा। इसे ही कहा जाता है असामान्य द्रव्यमान। क्या कहा जाता है भाई? असामान्य द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो नोट करो आप। जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय का संगुणन या वियोजन होने पर संगुणन या वियोजन होने पर द्रव्यमान निम्न या उच्च प्राप्त होता है। इसे असामान्य द्रव्यमान कहते हैं। असामान्य द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसे
असामान्य द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोटर द्रव्यमान के से बोल सकते हैं। असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं हम इसे, आणविक द्रव्यमान। समझ आ गया भाई आपको? तो एक बार फिर इसका एग्जांपल देखिए आप। देखो एग्जांपल हम लेते हैं एथेनॉइक अम्ल का। एग्जांपल हम लेते हैं एथेनॉइक अम्ल का। एथेनॉइक अम्ल का समूहन हो जाता है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाएगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर इसका देखो, इसका जो द्रव्यमान है वो है 7। आणविक द्रव्यमान कितना है इसका? 7। जब एथेनॉइक अम्ल के दो अणु जुड़ जाएंगे तो इसका टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दोनों का 120 हो जाएगा। देखो कैसे? ये लो, ये देखो एथेनॉइक अम्ल, ये जो बॉन्ड बना है ये बना है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना है भाई? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसका क्या हो जाता है? संगुणन हो जाता है। एथेनॉइक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। एक एथेनॉइक अम्ल के अम्ल का आणविक द्रव्यमान है 60 और दोनों का आणविक द्रव्यमान जब दो जुड़ गए तो इसका आणविक द्रव्यमान हो जाता है 120। तो आपको समझ आ गया होगा। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है, जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय का समूहन या वियोजन होने पर द्रव्यमान निम्न या उच्च प्राप्त होता है। इसे ही असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जब एथेनॉइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है, जब एथेनॉइक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ये। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पर इसका क्या हो जाएगा? संगुणन हो जाएगा। और संगुणन होने पर इसका द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर ये अकेला रहता है, एक अणु होता तो उसका द्रव्यमान कितना रहता? 60 रहता। लेकिन इसका क्या हो गया भाई? संगुणन हो गया है। और संगुणन होने पर इसका द्रव्यमान हो जाता है 120। आगे बात समझिए आपको। तो देखो आगे क्या होता है, एक बार इसको एक दूसरे एग्जांपल से और हम इसको समझते हैं। संगुणन होता है तो वियोजन, संगुणन होता है तो आणविक द्रव्यमान बढ़ता है और वियोजन होने पर आणविक द्रव्यमान घटता है। देखो हम इसी की बात करते हैं, एथेनॉइक अम्ल की हम बात करते हैं। तो देखो एथेनॉइक अम्ल का वियोजन होने पर, ये एथेनॉइक अम्ल का मान लेते हैं वियोजन हो जाता है। इसी कंडीशन में मानते हैं कि एथेनॉइक अम्ल का वियोजन हो गया और वियोजन होने पर ये एसिटिक आयन बना लेगा और ये हाइड्रोजन आयन, ये एसिटिक आयन बाहर और ये हाइड्रोजन आयन दो टुकड़ों में टूट गया है। ये एसिटिक आयन और ये हाइड्रोजन आयन बाहर हो गया। अब इसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 और ये क्या होगा भाई? 2। कितना होगा भाई? 2। तो देखो हाइड्रोजन आणविक द्रव्यमान है वो कम हो गया तो इसे कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। दो कंडीशन है इसकी, यदि विलेय का विलायक में वियोजन होता है। एक बार फिर सुन लो, यदि विलेय का विलायक में वियोजन होता है तो द्रव्यमान घटता है और संगुणन होने पर द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसे कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय का संगुणन या वियोजन होने पर द्रव्यमान निम्न या उच्च प्राप्त होता है। इसे असामान्य द्रव्यमान या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये एथेनॉइक अम्ल के एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। एथेनॉइक अम्ल का वियोजन हो जाता है, मान लेते हैं एथेनॉइक अम्ल का वियोजन हो जाता है तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान इसका? 1 तो 60 हो जाएगा इसका एसिटेट का और इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि संगुणन हो जाता है तो असंगुणन होने पर इसका द्रव्यमान होगा कितना होगा? 120 होगा। क्योंकि एथेनॉइक अम्ल के एक अणु का द्रव्यमान होता है 60 और 2 का कितना हो जाएगा? 120। इसे कहते हैं असामान्य द्रव्यमान। उदाहरण से उतारो इसे।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम वांट ऑफ गुणांक। क्या पढ़ेंगे? वांट ऑफ गुणांक करते हैं। वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक करते हैं। तो देखो, वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने असामान्य द्रव्यमानों को समझाने के लिए या असामान्य आणविक द्रव्यमानों को स्पष्ट करने के लिए एक गुणांक दिया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। देखो लिखो इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ गुणांक वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक आई प्रतिपादित किया जिसे वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। तो भाई वांट ऑफ गुणांक क्या है? वांट ऑफ गुणांक आई है जिसे स्मॉल आई है। ये किसने दिया? वांट ऑफ गुणांक वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि असामान्य आणविक द्रव्यमान को हम आई के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या इसे आई के द्वारा इंडिकेट किया जा सकता है या आई के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। स्पष्ट करने के लिए असामान्य आणविक द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक वांट ऑफ गुणांक दिया जिसे स्मॉल आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखो क्या है? आई है वांट ऑफ गुणांक। तो लिखोगे आप इसको, लिखोगे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। भाई हम अणुसंख्यक गुणधर्म कर चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्टिकली और थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली अणुसंख्यक गुणधर्म और थ्योरेटिकली अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रेक्षित और सैद्धांतिक। ये थ्योरेटिकली है और ये प्रैक्टिकली है, यानी ये प्रायोगिक है और इसको हम सैद्धांतिक बोल सकते हैं। इसको हम प्रायोगिक बोल सकते हैं, इसको हम सैद्धांतिक बोल सकते हैं। ये प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है और ये सैद्धांतिक वर्बली या वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखो आई बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। आई संगुणन या आयनन कहो या वियोजन को बात ही है। संगुणन या आयनन के पश्चात प्राप्त
कणों की संख्या बटे संगुणन या आयनन के पूर्व प्राप्त कणों की संख्या। समझो इसे क्या कह रहा है। देखो किसी विलेय का संगुणन या आयनन होने के बाद कणों की संख्या कितनी है, संगुणन या आयनन होने के पहले कणों की संख्या कितनी है, ये कह रहा है। I बराबर संगुणन या आयनन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या बटे संगुणन या आयनन के पश्चात के पूर्व यानी पहले प्राप्त कणों की संख्या। जब आयनन और संगुणन नहीं होता है उससे पहले की प्राप्त कणों की संख्या और आयनन और संगुणन होने के बाद प्राप्त कणों की संख्या। ठीक है, आगे देखो। I बराबर डेल्टा P प्रेक्षित और डेल्टा P सैद्धांतिक। भाई देखो I क्या है, सॉरी डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है वास्तव में अपेक्षित अवनमन। वास्तव में अपेक्षित अवनमन हमने पहले ही अनुसरण गुणधर्म पढ़ा है। देखो आगे है डेल्टा TB, डेल्टा TB और डेल्टा TB। देखो डेल्टा TB प्रेक्षित और डेल्टा TB सिद्धांत। क्या है भाई डेल्टा TB? डेल्टा TB है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। आगे देखो डेल्टा TF हिमांक अवनमन, डेल्टा TF है प्रेक्षित बटे डेल्टा TF सिद्धांत। कितना गुणधर्म हो गए भाई? वास्तव में अपेक्षित अवनमन, वास्तव में अपेक्षित अवनमन प्रेक्षित और वास्तव में अपेक्षित अवनमन सैद्धांतिक। क्वथनांक में उन्नयन प्रेक्षित और क्वथनांक में उन्नयन सैद्धांतिक। हिमांक अवनमन प्रेक्षित और हिमांक अवनमन सैद्धांतिक बराबर। देखो आगे क्या आता है। देखो पहला जो गुणधर्म था आपका वो था आप वास्तव में अपेक्षित अवनमन, दूसरा गुणधर्म था आपका क्वथनांक उन्नयन, तीसरा था हिमांक अवनमन और चौथा आपका था आंशिक गुणधर्म परस्पर धातु। तो ये था पाई प्रेक्षित और पाई सिद्धांतिक। ये आपके चार आंशिक गुणधर्म हो गए। इतना उतारो इसमें। उतारो इसको, समझ लो इसे एक बार फिर समझ लेते हैं भाई। वांटोप नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसे वांटोप गुणांक कहते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए दिया था, ये दिया था असामान्य आयन द्रव्यमान को स्पष्ट करने के लिए वांटोप नामक वैज्ञानिक ने गुणांक दिया जिसे आयन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और इसे कहते हैं वांटोप गुणांक। तो वांटोप गुणांक बराबर प्रेक्षित आनुषंगिक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक आनुषंगिक गुणधर्म। प्रेक्षित होते हैं प्रैक्टिकली यानी प्रयोगशाला में निकाले गए आनुषंगिक गुणधर्म या प्रयोगशाला में निकाले गए आनुषंगिक गुणधर्म के द्वारा व्यक्त किया गया आनुषंगिक गुणधर्म या सैद्धांतिक आनुषंगिक गुणधर्म। वांटोप गुणांक बराबर संगुणन या आयनन के बाद प्राप्त कणों की संख्या बटे संगुणन या आयनन के पहले प्राप्त कणों की संख्या। डेल्टा P प्रेक्षित बटे डेल्टा P सैद्धांतिक। डेल्टा P है वास्तव में अपेक्षित अवनमन और ये प्रायोगिक और ये सैद्धांतिक है। डेल्टा TB है आपका क्वथनांक उन्नयन यानी क्वथनांक उन्नयन प्रेक्षित और क्वथनांक उन्नयन सैद्धांतिक। डेल्टा TF प्रेक्षित और डेल्टा TF सैद्धांतिक। पाई प्रेक्षित और पाई यानी पराश्रयदाब प्रेक्षित है और पराश्रयदाब सैद्धांतिक है। उतारो इसको।
आई की तीन कंडीशन क्या क्या है? वांटो गुणांक की तीन कंडीशन दी हुई है और ये आपके एग्जाम में आने लायक है, तो याद कर लेना आप। देखो तो क्या है भाई, i बराबर 1 है। यदि i बराबर 1 है, यदि i बराबर 1 है तो देखो विलय का विलयन में, यदि i बराबर 1 है तो विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, यदि i बराबर 1 है तो क्या होगा, या i बराबर 1 है तो विलय का विलयन में क्या होगा, संगुणन होगा या वियोजन होगा। देखो i is greater than 1, i is greater than 1, तो क्या लिखोगे आप, विलय का आयनन होता है, आयनन होता है। ये तीन कंडीशन आप याद रखना भाई, ये मोस्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे 1 नंबर पे वो। i बराबर 1 है तो विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता है, और i is greater than 1 है तो विलय का आयनन होता है, और i is less than 1, i is less than 1 तो विलय का वियोजन होता है। क्या होगा भाई, वियोजन, संगुणन, वियोजन और आयनन एक है, क्या होगा भाई, संगुणन होगा, क्या होगा, संगुणन होगा। तीन कंडीशन दी हुई है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। i बराबर 1 है तो विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता है, i is greater than 1 तो विलय का आयनन होगा, और i is less than 1 तो विलय का संगुणन होगा। ये तीन कंडीशन आप याद कर लेना। देखो आगे, विलय का विलयन में संगुणन या आयनन होने पर आनुषंगिक समीकरण का बदल जाते हैं। तो कैसे बदलते हैं, नोट करो इसको, नोट करो इसे। विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन होने पर, विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन होने पर अणुसंख्यक गुणधर्म के सामान्य समीकरण निम्न प्रकार बदल जाते हैं। तो देखो आपका पहला जो अणुशक्ति गुणधर्म था वो था वास्तव में अपेक्ष कॉमन, ये पहला जो समीकरण था वो था, देखो P नॉट A माइनस PA अपॉन PA, P नॉट आप ले रहे हो वांटो गुणांक, तो आप लिखोगे I P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर I x B। यहाँ पर जो I है ये है क्या है भाई, ये पढ़ाया मैंने आपको अभी, क्या है, वांटो गुणांक है। और ये I क्या बता रहा है आपको कि भाई, मैंने ऊपर क्या लिख दिया आपको, ये देखो विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन होने पर आनुषंगिक गुणधर्म के सामान्य समीकरण बदल जाते हैं। I जो बता रहा है आपको, वो बता रहा है कि भाई विलय का विलयन में
संगुणन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा देखो, दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका डेल्टा टी बी एम बराबर आई के बी आई के बी एम। एम है भैया पर मोललता है। क्या है ये? मोललता है, विलयन की मोललता। ठीक है, आगे नोट करो इसे। एम बी इसको ही लो, डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यह आपका दूसरा समीकरण है। दूसरा जो अर्धसंयुग्म है आपका वो है क्वथनांक उन्नयन। क्या है भाई? वो क्वथनांक उन्नयन है। ठीक है, तीसरा जो समीकरण आपका वो है हिमांक में अवनमन। देखो डेल्टा टी एफ ट्रेजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं? ट्रेजिंग पॉइंट बोलते हैं, बराबर आई के एफ एम। कोई एम मोड़ता है तो देखो इसको आगे, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सेम समीकरण है, फर्क आता है बस ट्रेजिंग पॉइंट का आता है। चौथा जो समीकरण है आपका है प्रश्न दाब का है। चौथा समीकरण प्रश्न दाब का समीकरण क्या है? देखो पाई प्रश्न दाब है। प्रश्न दाब किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से करते हैं। पाई बराबर आई सी आर टी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, आई है जो बता रहा है आपको विलेय का विलयन में संगुणन होगा या वियोजन होगा। आई क्या बता रहा है? विलेय का विलयन में संगुणन होगा या वियोजन होगा। तो देखो नोट करो इसे, पाई बराबर आई इंटू पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर टी बटे एम बी इंटू बी। ये आपके 4 समीकरण है। ये कब बदले हैं भाई? विलेय का विलयन में संगुणन या वियोजन होने पर आपके गुणधर्म के जो सामान्य समीकरण है वो बदल जाते हैं। आई आ जाता है यहाँ पर, आई बताता है आपको विलेय का विलयन में संगुणन होगा या वियोजन होगा। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे क्वांटम गुणांक तथा आयन की मात्रा में संबंध। ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।